हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 को कैसे याद करें ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने ट्रिक से बताया था, यानी ये सभी आर्टिकल ट्रिक से बताए थे और आपने उस वीडियो में बहुत प्यार दिया। 49 के उस पर व्यूज आए थे, एकमात्र मेरा वीडियो जो वायरल हुआ था। और आज उन्हीं आर्टिकलों को तरीके से याद कराने वाला हूं कि कैसे हम बिना ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं। पहले मैंने इनको थोड़ा थोड़ा लिखा है, इनको एक्सप्लेन मस्त तरीके से किया जाएगा ताकि आपको मजा आ जाए। बने रहिए। अगर याद नहीं करा पाया ना तो बेकार है। आप वीडियो देख के चले जाना लास्ट में, और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मैं याद कराकर ही रहूंगा, प्रॉमिस। आओ देखते हैं। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 जो आयरलैंड से लिए गए हैं। कैसे याद करें आर्टिकलों को, आओ देखते हैं। किक करके आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा, ठीक उसी प्रकार से जैसे आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा, या हम ये भी कह सकते हैं कि डीपीएसपी की परिभाषा। डीपीएसपी में किसके बारे में दे रखा है, तो आप कहोगे सर राज्य के बारे में तो दे रखा है इसमें भी, तो ये भी कह सकते हैं डीपीएसपी की परिभाषा या राज्य की परिभाषा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 36वां केवल। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए कि आपसे प्रश्न आएगा कि सर ये बताओ डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, यानी भाग 4 को क्यों जोड़ा गया, तो आप कहोगे सर भाग 4 को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि राज्य की जो पॉलिसी बनाई जाती है वो राज्य के ऊपर डिपेंड होता है। यानी न्यायालय में चुनौती नहीं, इतना ही लिखा है मैंने। यानी डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल आप देख पा रहे हो, आप किसी भी आर्टिकल को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का कोई आर्टिकल होता तो आप जा सकते थे, क्योंकि वो बाध्य योग्य हैं और डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है। यानी हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। पहले इसी प्रकार से याद करेंगे, बाद में इनको लिंक करेंगे एक एक करके। उद्देश्य क्या है किसका, डीपीएसपी का, तो आप कहोगे कल्याणकारी राज्य बनाना। यानी आर्टिकल 38 क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी कैसे बनेगा, अगर राज्य में सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलता रहे हमको, तभी तो कल्याणकारी बनेगा राज्य, तभी तो लोगों का कल्याण होगा। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक हम सहायता करेंगे, हाँ या ना, यस। और आर्टिकल 39 यानी 39 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। 39 ए बी सी डी ई एफ करके इस प्रकार से, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। यहां तक कि जो आर्टिकल है उनको कैसे याद करें, अब मैं उस पर आता हूं। ठीक है, कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। तो डीपीएसपी में पहला आर्टिकल ही क्या है, परिभाषा। ओके, अब परिभाषा जब पढ़ते हैं फिर उसके बाद 37 जो आर्टिकल है वो कहता है कि ये बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य का मतलब ये है कि हम इन्हें न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये 37वां आर्टिकल कहता है। 38 कहता है कल्याणकारी बनाना। क्या कहता है, कल्याणकारी बनाना। आर्टिकल 39 क्या कहता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, नागरिकों को की जो स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, और सबको निःशुल्क सिविल सहायता भी प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 39 के क्लॉज में कहा गया है। अब बात करते हैं 40 से और 51 को याद करने का टेक्निक। ये तो कुछ खास नहीं है ना, पूछा यहां से जाते हैं ये आर्टिकल सबसे ज्यादा। आपने भी दिया होगा एग्जाम, आपने भी देखा होगा, ये पूछे जाते हैं। कैसे याद करोगे, देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। मान लेते हैं ग्राम 40 में क्या हुआ, ग्राम पंचायतों का गठन हुआ।
और जब ग्राम का एक गांव बन गया, मान लो एक गांव बना, अब गांव में काम की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? काम का अधिकार, गांव एक नया गांव बना तो उसमें काम तो करना पड़ेगा ना, तो काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब नया गांव बनेगा तो काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कीचड़ में जाके जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। न्याय संगत तरीके से काम होना चाहिए। अब जब काम करोगे तो मजदूरी तो मिलेगी ही ना, मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब जब मजदूरी मिलेगी तो सब लोगों को समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको समान सैलरी मिलेगा। जब समान सैलरी मिलेगा तो बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर हम शिक्षा में रुपए भी खर्च कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे, उनको शिक्षा पर और उनका देखभाल कर सकते हैं जब उनको पैसा मिलेगा तो। और जो SC ST समुदाय के जो वर्ग के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति समूह के जो लोग होते हैं, उनको उनका पोषाहार का स्तर ऊंचा करना, लेकिन नशीले पदार्थों पर रोक लगाई गई है, जैसे शराब दारू, आर्टिकल 47 के अंतर्गत। अब जब पोषाहार का स्तर ऊंचा कर दिया जाएगा तो कृषि और पशुपालन पर जोर दिया जाएगा। जब बच्चों में, गांव के बच्चों में जब दम होगा तो कृषि भी बहुत जोरों शोरों से करेंगे, पशुपालन भी जोरों शोरों से करेंगे। अब जब पशुपालन करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा तुम आप पशुपालन करोगे तो भाई गाय को मत मारना, आप पशुपालन करोगे लेकिन गाय को नहीं मारना है आपको। तो इसमें गौ वध पर रोक भी लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद बोले जब कृषि करोगे, पैसा कमाओगे, उसके बाद आप राष्ट्रीय स्मारकों घूमने भी जाना है। यानी 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षा। और याद रखना 50 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति कार्य करना छोड़ देता है, कार्यवाही उस पर नहीं होता, न्याय व्याय नहीं होता उस पर। 50 साल का उम्र कहता है बस हो गया भाई, ना कार्य हो रहा है ना मुझसे न्याय ही हो रहा है किसी का, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। और आपको पता है कोई भी जब मंत्र बोला जाता है उसका जब समाप्ति होती कहते ओम शांति, ओम ओम शांति शांति शांति, तो लास्ट में क्या है? शांति। किसकी शांति? चाहे आंतरिक शांति हो या बाह्य शांति हो, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, शांति होनी चाहिए। अब आर्टिकल पर आते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया, कुछ आइडिया। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, गांधी जी का आर्टिकल है। आर्टिकल 41 कहता है काम का अधिकार या रोजगार मांगने का अधिकार है, चाहे कोई बुजुर्ग हुआ, विकलांग हुआ, कोई भी हुआ, उनको रोजगार मांगने का अधिकार है। लेकिन मैंने क्या बोला? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मिले या ना मिले वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। रोजगार दे भी सकता है और रोजगार नहीं भी दे सकता है। 42 कहता है काम को न्याय संगत, यानी काम को बहुत अच्छे से कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ले गए काम कराने, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में कोई काम कराया जा रहा है लेकिन कंपनी में सुरक्षा नहीं है, आदमी मर भी सकता है, तो ऐसी जगहों पर काम करना मना ही देता है। यानी कार्यों को न्याय संगत या मानवीय दशा में करना चाहिए। और इसी के अंतर्गत ये कहा गया है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसूति सहायता दी जाएगी, आर्टिकल 42 में ही। आपने देखा होगा जब गर्भवती महिला होती है तो सरकारी स्कूल का नाम आ रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में पैसा भी दिया जाता है और फ्री में दवाई भी दी जाती है। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है? प्रसूति महिलाओं की सहायता करना। 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि कामगारों, कामगारों का अर्थ होता है कोई काम करने वाला को न्यूनतम मजदूरी, यानी काम करने वाले को न्यूनतम निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है तो उसको मजदूरी तो देना पड़ेगा ना, फ्री में काम नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 43 कहता है। एक आर्टिकल 43A भी है, वो कहता है छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का विकास करना। 43A कहता है, उसको भी याद रखना है। 44 को कैसे याद रखोगे? 4 4 समान है ना, तो यहां भी क्या लिखा है? समान। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44।
और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। कौन है? गोवा है, इसको भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 45 कहता है 6 से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा राज्य के ऊपर डिपेंड रहेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 45। कैसे याद रखो? 4 5 6, 4 5 6, यानी 4 5 6 का मतलब 6 से कम उम्र के बच्चे, ऐसे याद रखोगे इसको। 46 SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी लोग होंगे उनको राज्य सहायता प्रदान करेगा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये याद करना है। 46 में कहा गया है। 47 कहता है कि पोषाहार का स्तर ऊंचा करना। जैसे देखा होगा छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में कभी अंडे और ये सब बहुत सारी चीजें दी जाती है, न्यूट्रिशन का बढ़ावा देना, कसार वगैरह दिया जाता है। तो कहने का मतलब पोषाहार का स्तर ऊंचा करता है 47, लेकिन दारू को बंद करता है। यानी मादक पदार्थ यानी शराब पर प्रतिबंध है, निषेध है। जैसे बिहार में दारू बंद है, किस आर्टिकल के तहत किया गया? 47। लेकिन और राज्यों में आपने कहा यूपी में नहीं है, तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसमें चुनौती नहीं दे सकते, ये बार बार आर्टिकल 37 कहता है। हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमारे यहाँ दारू बंद कर दो ना, राज्य चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, याद रखना है। 48 कहता है कृषि और पशुपालन और वैज्ञानिक पद्धति का विकास और गौवध पर रोक। 48 कहता है। एक 48A भी है, नहीं बताया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A को जोड़ा गया है। उसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, कौमा वन्य जीव संरक्षण, या ये भी कह सकते हैं जो हम पेड़ लगाते हैं एक, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 48A के तहत आता है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ये याद रखना है। आर्टिकल 49 कहता है, कहते नहीं 7 अजूबे, अब तो 8 हो गए, कहते नहीं 7 अजूबा 7 सत्ते 49, तो जो अजूबे हैं उनका संरक्षण, यानी राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, याद हो जाएगा। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी 50 साल का व्यक्ति जब हो जाता है तो कार्य और न्याय नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 51, आपको पता है कि कोई भी चैप्टर या किसी भी मंत्र की जब शुरुआत होती तो लास्ट में कहते हैं शांति, ओम शांति, तो लास्ट कहता है हमको शांति चाहिए भाई, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो या राज्य के अंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन शांति चाहिए, आर्टिकल 51 कहता है। तो ये तरीका कैसा लगा एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।